नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे जस्टिस चैनल में। खेद है कि हम कई दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। उसके कुछ अपरिहार्य कारण होते हैं। देखो मित्रों, क्या होता है, ये जो जीवन है वो एक निरंतर प्रवाह है, एक धारा प्रवाह। जैसे एक नदी होती है, उसमें निरंतर धारा बहती रहती है। कभी नदी में उफान आते हैं तो कभी नदी सूख जाती है, कभी नीचाई पे बहती है, कभी नदी ऊंचाई पे बहती है, कभी झरने में होकर के बहती है तो कभी वाटरफॉल बनाती हुई जाती है। लेकिन अंतिम लक्ष्य होता है समुद्र में गिरना, समुद्र से मिलन होना। इसी प्रकार से हम लोग भी जीवन में अनेक समस्याएं लेकर के आते हैं, अनेक समस्याओं से जूझते हैं। लेकिन जो समस्याओं से जूझते रहते हैं और जो अनवरत अपना प्रयास जारी रखते हैं, उनको विजयश्री एक दिन अवश्य ही मिलती है। तो इसी प्रकार आपकी तरह से हम भी अपने कुछ व्यक्तिगत प्रकरणों में बिजी थे। सुप्रीम कोर्ट तक हम केस लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और कुछ चीजें हमारे फेवर में भी हो रही हैं, कुछ आप लोगों के फेवर में भी हो रही हैं। कल भी हमने एक एनटीटी जम्मू वाले का एक प्रकरण तैयार किया था और अभी अभी हम उसको माननीय उच्च न्यायालय में फाइल करके और जस्ट ऑफिस में लौटे ही हैं। अभी वैकेशन बेंच शुरू हो गई है, यानी कि उच्च न्यायालय में अभी छुट्टियां आ गई हैं। लेकिन वैकेशन जो बेंच हैं ग्रीष्मकालीन, बीच बीच में ये बेंच लगती रहती हैं और जो अर्जेंट प्रकरण होते हैं, फ्रेश एडमिशन मैटर्स होते हैं, उनको वैकेशन बेंच भी सुनती है। इसलिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, एनटीटी के बारे में हम अपडेट जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के कंटिन्यू हमको फोन आ रहे हैं और मेल आ रहे हैं, लेकिन हम एक्सट्रीमली बिजी थे। फिलहाल छोटी सी बात हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के ऊपर कहना चाहेंगे, जस्ट 2 मिनट्स लेंगे। मित्रों, एडमिशन लेटर्स जारी हो चुके हैं ऑलरेडी और अब केवल सप्ताह भर का टाइम बचा हुआ है। लास्ट इनिंग्स जिसे कहते हैं, उसको आप इस समय खेल रहे हैं। फिर भी अपना प्रयास जारी रखें। जो आंसर सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उनको आप सॉल्व करते रहिए। इस समय केवल यही आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और जिस दिन एग्जाम हो, मेहरबानी करके भरपूर नींद लें। अपनी जो पेंसिल कलम जो भी है, आजकल तो वाल पेन चलता है, 2-3 वाल पेन रखें। कम से कम 3 तो रखे ही रखे विकल्प के तौर पर, 3 से कम बिल्कुल ना रखें। और वाल पेन ऐसे होने चाहिए जो खटाखट चले और जिनका जो स्याही ना छोड़े उस पर। कई वाल पेन ऐसे होते हैं जो स्याही छोड़ देते हैं। ये नए कैंडिडेट्स के लिए हम बता रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखनी है। रोल नंबर उसी सीरीज में भरने हैं जिस सीरीज में मांगे गए हैं, और उसके ऊपर जो गोला है वॉल पेन से, वो भी उसी के ऊपर करना है। 1 के ऊपर 1, 3 के ऊपर 3, 7 के ऊपर 7, 8 के ऊपर 8, 9 के ऊपर 9, मेहरबानी करके। और आंसर्स का विशेष ध्यान रखिए। एक के सामने बी है तो बी भरें, दो का आंसर सी है तो सी भरें। ऐसा नहीं हो कि 3 वाले का आंसर आप 4 वाले के सामने भर दें और 4 वाले का आंसर आप 5 वाले के सामने भर दें। ऐसा मेहरबानी करके बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेंसिल जो एचबी पेंसिल का जमाना जो है चला गया है। अब वॉल पेन से भरा जाता है। ऐसा हमारे साथ भी एक बार सिविल सर्विस प्रीलिम्स में हुआ था, लेकिन तब वॉल पेन का जमाना नहीं था, पेंसिल का जमाना था। जो ही हमको गलती पकड़ में आई, खटखट हमने मिटा दिए। अच्छा, दूसरी बात विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो सी सेट है, उनके अभ्यर्थी जिसकी इंग्लिश मजबूत है, इंग्लिश के पेपर पे ध्यान दें। जिसकी मेंटल एबिलिटी मजबूत है, मेंटल एबिलिटी पे ध्यान दें। और जिसकी मैथमेटिक्स मजबूत है, वो कृपया मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दें। लेकिन सवाल जो है आपके 80 सवाल आते हैं उसमें, और 100 सवाल शायद इसमें आपके GS1 में आते हैं। तो मेहरबानी करके कंटिन्यू सवालों को सोल्व करें। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें 99% श्योर हूं, तो कहीं पर आप उसका वैकल्पिक जो आंसर है अल्टरनेट, उसको रख दें और उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको आप सॉल्व करें। ये नहीं कि आप 50 सवाल जो है वैकल्पिक आंसर के रूप में बाद में देखने के लिए छोड़ दें। इतना वक्त मेहरबानी करके नहीं होता है। ऐसे रिस्क आप केवल 8 से 10 सवालों में ले सकते हो, जहां आपको श्योर है कि मैं 99% मेरा आंसर बी है। तो उस बी को जरूर आप गोला करके रख दें, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम जो आपने वैकल्पिक आंसर चुन के रखा हुआ है, उसको आप वहां पर खट से बिना सोचे समझे आंख मीच करके और भर दें। तो ये रिस्क ना ले कि आप जो है वापस घूम करके और फिर आएंगे और 50 सवाल आप छोड़ जाएंगे। बिल्कुल ना ले। जो भी आंसर आ रहा है उसको खड़ा कर भरते चले जाए। जो भी आपका बुद्धि और विवेक उस समय काम करता है। ये सिविल सर्विस जो होती है वो एक तरह से बुद्धि और विवेक का खेल होता है।
आप जब अंदर घुसते हैं एग्जाम हॉल में तो ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ के आया वो तो एक भी नहीं आया है। वहां आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है। आजकल एनालिटिकल सवाल आते हैं, परिस्थितियां दी जाती हैं, इंसिडेंट्स दी जाती हैं, और उनके आधार पर आपको चार विकल्प जो है बिल्कुल हूबहू नजर आते हैं कि यही विकल्प सही है। चारों ही सही लगते हैं लेकिन होता है एक है, मित्रों ध्यान रखिएगा। तो बहुत सोच समझ करके आपको जो है परिस्थिति, स्थान, देश और काल के अनुसार सॉल्व करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब रहिए एनटीटी के प्रिय विद्यार्थी। देखिए मित्रों, जम्मू वालों का फैसला जो था अभी 25-23 तारीख को जोधपुर में केस लगा हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई पत्र जो है वहां ला करके और जम्मू कश्मीर सरकार का नहीं दिया है। ये हमने जजमेंट देखा है, अभी देख के ही आ रहे हैं हम। तो अभी ऐसा नहीं है कि कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि जब वहां से लेटर आ गया है। लेटर अभी जोधपुर की बेंच में किसी प्रकार का कोई लेटर फाइल नहीं किए हैं, और गवर्नमेंट के एडवोकेट ने वहां पर जो है टाइम मांगा है, क्योंकि मेरे भी 3-4 प्रकरण जम्मू के जोधपुर बेंच में लगे हुए हैं। रही बात जयपुर बेंच की, कुछ लोग कह रहे हैं कि जयपुर बेंच में लेटर फाइल किया जा चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास भी इस तरह का कोई लेटर फाइल नहीं हुआ है। और लेटर फाइल होने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई, उसने जब आपको क्लीन चिट दे रखी है तो स्टेट गवर्नमेंट के ना कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मान्यता प्राप्त संस्था से, जो कि एनसीटी ने दे रखा है लेटर, इसलिए आपकी संस्था जो जम्मू की है, वोकेशनल जो कोर्स आपने किसी इंस्टीट्यूट से कर रखा है, वो इलिजिबल है। और हम निश्चित रूप से कोर्ट में केस जीतेंगे, आप चिंता न करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसी प्रकार से न्याय प्रणाली में आपको भरोसा रखना है। अभी आप रिट लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में समय नहीं रहेगा और बाद में कोर्ट ये पूछेगा कि अब तक कहाँ थे आप। जैसे कल एक कैंडिडेट ने हमारे पास में आकर रिट लगाई है, तो मेहरबानी करके आप लोग रिट लगा दें। जम्मू वाले तो निश्चित रूप से रिट लगाते, और एनसीटीई वाले भी लगा दें, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता है कल। अब तक हम मना कर रहे थे, हम खुद मना कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन आएगा देरी का, क्या आप 1 साल के बाद में रिट लगा रहे हो, तो कोर्ट आपकी रिट को उठा करके और फेंक देगा, और कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो एक रिट लगाने में कहीं कोई बुराई नहीं है। जम्मू वाले रिट लगा दे, एनसीटीई वाले भी रिट लगा दे, और एनसीटी वाले भी अब रिट लगा सकते हैं। हम रिट के अब फेवर में है, क्योंकि अभी ऊंट जो है बार बार करवट ले रहा है, कभी इस करवट बैठता है तो कभी इस करवट बैठता है, तो वाई वी शुड टेक रिस्क। ये तो ये बात हो गई। रही बात एनसीटीई के जो बचे हुए कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से रिट लगा दें, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं चलता है कि जिन्होंने रिट लगा रखी है, पता लगा उन्हीं को अपॉइंटमेंट दे दिया और आप बाद में रिट लगाते भटक रहे हैं। तो आप भी अपना रिट लगा दें, जो भी फैसला आएगा हम उस रिट को उसमें शामिल कर देंगे, और जो फैसला बाकी के साथ होगा वो आपके साथ भी हो जाएगा, अगर आपकी रिट जो है वो रहेगी तो आप मेहरबानी करके आप रिट लगा सकते हैं। रिट में आप देरी बिल्कुल भी ना करें। इस समय मैं आपको बिल्कुल सही सजेशन दे रहा हूँ। वैकेशन बेंच में भी जो है कोर्ट केस लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, हाई कोर्ट का जो जुडिशियल सेक्शन है, उसमें आपकी रिट यदि दायर हो जाएगी, तो डिले जो मामला आता है बाद में कि आप 2 साल बाद आ रहे हो, 1 साल बाद आ रहे हो, 3 साल बाद आ रहे हो, तो ये एक इश्यू आपके सामने नहीं रहेगा, क्योंकि उसे ऐसा पता लगेगा, हाईकोर्ट में ये सोचेगा इसका मतलब आपको अपने केस की कोई ग्रेविटी या इंपॉर्टेंस थी ही नहीं, दैट्स व्हाई यू डिड नॉट अप्रोच बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। सो कृपया लगा दें। अब रही बात एनसीटीई वालों की, जिनके लिए सरकार डीबी में जा चुकी है। सरकार निश्चित रूप से डीबी में जा चुकी है, और हम उस दिन थे कैबिनेट के रूप में, हमने कुछ बोला भी, अब तो माननीय न्यायालय का निर्णय है, उसमें नोटिस जारी होने की बात है, लेकिन अभी तक कोई जजमेंट जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो चूंकि जब नोटिस जारी हुआ है, स्टे नहीं हुआ है, और स्टे हम होने भी नहीं देंगे, स्टे होगा भी नहीं, इसलिए मेहरबानी करके हम आपको फिर कह रहे हैं कि आप जो है अब कंटेम्प्ट लगा दीजिए। नोटिस जारी होने के बावजूद आपका कंटेम्प्ट के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। कंटेम्प्ट अगर लगा दे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, हम हाईकोर्ट कहेंगे जाकर के कि चूंकि स्टे नहीं हुआ है, स्टे नहीं हुआ है, इसलिए कंटेम्प्ट हमारा बनता है, दे हैव टू गिव अस अपॉइंटमेंट। तो आपका थोड़ा बहुत खर्चा है, एक कंटेम्प्ट में निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया अलग से बनती है, पूरे डॉक्यूमेंट अलग से लगते हैं, एक तरह से रिट ही मान के चलिएगा। तो आपको एक एक बार अपने एडवोकेट्स के सामने जाना होगा, या नए एडवोकेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मिल करके और कंटेंट लगा दीजिए, हम लगा देंगे, हमारे पास में ले आइए जिन जिन को लाना है, और कंटेंट लगा करके हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डलवाएंगे कि अब आप हमको नौकरी दीजिएगा। यही एक चारा है और कोई चारा नहीं है। इसमें आप देरी मत करिए बिल्कुल बिल्कुल भी, क्योंकि स्टे नहीं हुआ है। स्टे हो जाता तो फिर कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन चूंकि केवल नोटिस जारी हुए हैं, गवर्नमेंट को स्टे नहीं किया, गवर्नमेंट को स्टे नहीं मिला है। जो सिंगल बेंच का फैसला था 29 पेज का, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं मिला है। स्टे नहीं मिला है तो यू आर एलिजिबल। लेकिन अब गवर्नमेंट आपको वैसे तो देगी नहीं, गवर्नमेंट बहाना कर लेगी कि हम तो डीबी में चले गए हैं और नोटिस जारी हो चुके हैं। डीबी में जाने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक स्टे नहीं होता है।
इसलिए आपकी नौकरी के दरवाजे अभी खुले हुए हैं, बट गवर्नमेंट आपको सीधे नहीं देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है, उसको उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है, टेढ़ी करते हैं तभी घी निकलता है। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये कंटेम्प्ट का जो हथियार है वो आपको सबको डालना पड़ेगा। मेरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मैं जो है आग्रह करता हूँ कि आपको एक बार आना पड़ेगा, पुनः वकालतनामा साइन होगा, पुनः रिट पे साइन होंगे, कंटेम्प्ट की जो रिट है वो अलग से बनती है, उसको यहाँ पर सीसीपी बोलते हैं, सिविल कंटेम्प्ट पिटिशन, वो आपको दायर करनी पड़ेगी और 8-10 पन्ने की ऑडिट बनेगी, उसमें हाई कोर्ट का जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है 29 पेज का, उसकी कॉपी लगेगी और बहुत से डॉक्यूमेंट हमारे पास में वो लगेंगे। बट कैंडिडेट्स को एक बार हमारे पास में निश्चित रूप से आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वेकेशन बेंच में भी हम कंटेम्प्ट नोटिस जारी करवा देंगे, बट आपको एक बार हमारे ऑफिस में आना ही पड़ेगा। और हमारा पता है A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, और हमारा फोन नंबर वही है 95 092 96 96 5। तो वेलकम है आपका, स्वागत है। ये बात हो गई। अब रेलवे के जो बंधुगण हैं FR56J के जो शिकार होते चले जा रहे हैं, रेलवे ने अभी भी करीब करीब 19-20 लोगों को FR56J का रास्ता दिखाया है। ये बहुत ही अशोभनीय है, और जो कर्तव्य निष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर गाज गिरती चली जा रही है। ये जो रूल है वो बहुत ही गलत है। इस रूल को हम अब चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने सरकार को एक नोटिस दे दिया है कि FR56J जो है वो एक कुठाराघात है। ये एक तरह से जो अंग्रेजों के पास में एक रोलट एक्ट हुआ करता था, जिसका वो कभी भी इस्तेमाल कर लेती थी, इसी प्रकार से जो FR56J है वो भी एक तरह से रोलट एक्ट का ही काम करता है। तो मैं इसमें खुद पहल कर रहा हूँ, सरकार को मैंने और DOPT को मैंने नोटिस दे दिया है, और मैं इसमें अभी जून खत्म होते ही एक FR56J को चैलेंज करते हुए इसकी जो वैधता है, इसकी जो कुठाराघात करने की नीति है, उसी को हम चैलेंज कर रहे हैं। इसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन होने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आपको एक छोटा सा पत्र दे दिया जाता है कि प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट यू हैव बीन रिटायर्ड सो एंड सो एंड इन लिeu ऑफ नोटिस यू हैव बीन गिवन 3 मंथ सैलरी। जबकि राष्ट्रपति का या जो भी फंक्शनल मिनिस्टर होता है उसका फाइल के ऊपर कोई ओपिनियन होता ही नहीं है, ना उसका ऐसा डिसीजन होता है कि आपको नोटिस के बदले में पैसा दिया जाएगा। हमने अभी देखा है, हमारे प्रकरणों में रिव्यू शीट मिली है, रिव्यू शीट में जो है पीयूष गोयल जो रेल मंत्री था, उसने सिंपली दस्तखत मार दिए एक रटे हुए तोते की तरह से। यानी पीयूष गोयल महोदय ने एक तोते का काम किया है, ऐसे तो तोता भी नहीं करता है। तो ये गलत है टोटली, इसको हमको चैलेंज करना है मित्रों। आह्वान करता हूं मैं आप सभी का, ऐसी जो नीतियां हैं उनको अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो अन्याय को सहन करना भी तो अन्याय ही है। यदि आप इस तरह अन्याय को सहन करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से हमको नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए आइए मेरे साथ जुड़िए, और हम लोग जो आह्वान करते हैं कि FR56J को हम जो है खत्म करवा के रहेंगे। यदि ये होता भी है तो इसके साथ में रिव्यू कमेटी की जो सीट है, रिप्रेजेंटेशन कमेटी की जो सीट है, माइनिट्स हैं, और जो प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन है वो आपको उसी वक्त दिया जाना चाहिए जब आपको रिटायरमेंट का ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ तो जो है पर्दे के पीछे से सारे कार्य होते हैं और आपको दिया कुछ नहीं जाता है। और जब RTI में हम CIC तक लड़े हैं इस प्रकरण को, और CIC तक लड़के और फिर हमने देखा है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, रेल मंत्री के दस्तखत मात्र, कोई ओपिनियन नहीं, कोई बोनाफाइड उसका जो है कोई डिसीजन नहीं है, और आपको रास्ता दिखा दिया एट द एज ऑफ 50, जब आप ना तो इधर के रहते हैं और ना इधर के रहते हैं। इसलिए मित्रों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। FR56J का हम जो है एक मशिया बन करके और सामने आएंगे, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, हम आमूल परिवर्तन इसमें करा के रहेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच का क्या, फुल बेंच का क्या, 10 बेंच का भी अगर डिसीजन है तो भी हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे निश्चित रूप से। और आई माई सेल्फ विल फाइट इट, डोंट वरी। बट आपका कम से कम आशीर्वाद और दुआएं जो है हमको मिलते रहे, दैट विल बी एनफ फॉर मी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने हौसले बुलंद रखें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। याद रखिएगा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू वेरी सून।